हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे, ये हमारा डीएसएसबी प्रीवियस ईयर क्लासेस की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, ऐसे ही आपको मैं कोशिश करूंगी कि आपको डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर्स की क्लास मिलती रहे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुझे आप लोगों से 2-3 चीज़ें पूछनी है, आप मुझे बताइएगा। एक तो क्लास का टाइम, ठीक है, एक टाइमिंग मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना टाइमिंग। और दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ और पूछनी है कि जैसे कि हम देखिए, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हों, पीजीटी की कर रहे हों या फिर पीआरटी की कर रहे हों, ठीक है, तीनों में ही एक कॉमन पेपर है जो कि आपका है जनरल पार्ट। अब जनरल पार्ट जो आपका है ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से मेहनत कर सकते हैं, यहाँ पर बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा कि अगर आप डे 1 से इसको लेकर चलेंगे तो आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी होगी, प्लस आप यहाँ स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीएसएसबी का जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो पूरा प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे ही जो एनालिसिस किया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बताई जाती हैं और एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। लेकिन आप देखिए 6 to, ठीक है, 12th की ये एनसीईआरटी जब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि मेरे 2-3 महीने में सिर्फ आपको पढ़ते पढ़ते ही निकल गया और आपकी तैयारी कुछ हुई नहीं, ठीक है। एट द एंड आपको ये लगेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि सब्जेक्ट पे तो कमांड कीजिए, लेकिन जनरल पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो आज हम जनरल पार्ट की वीडियो अपलोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज पता चल जाए, ठीक है। और हाँ, मेरा जैसे कि आपको पता है टीजीटी एसएसटी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर आपको अलग मिलेगा, ठीक है। वो मैं कोशिश करूँगी आज या कल में ही अपलोड कर दूँ टीजीटी एसएसटी का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये लेटेस्ट पैटर्न पे आपके आधारित हैं। और जो डीएसएसबी ने जब से ये ऑनलाइन पैटर्न अपना लेके आए हैं तब से जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो सारे ही एग्ज़ाम्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। चाहे आप जनरल पेपर के लिए पीआरटी की तैयारी कर रहे हों, डीएसएस या फिर टीजीटी की या पीजीटी, क्योंकि जनरल पार्ट सबका सेम है। तो हमें जो बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को या फिर इन लेक्चर्स को ज़रूर देखे, क्योंकि ये आपकी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करवा देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और कि आपको जनरल पार्ट में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। 40% का रेशियो है आपका जनरल वालों के लिए, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए 35 का, और एससी और आपका एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए जो रेशियो है 30% का। यानी कि अगर जनरल पार्ट आपका 100 मार्क्स का है तो आपको जनरल वालों को 40 नंबर, ओबीसी वालों को 35 और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी इनको आपको 30 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। तब आप सोचिएगा कि आपका कट ऑफ में नाम आ सकता है, ठीक है। अगर इतना स्कोर नहीं करेंगे तो आप अगर फर्स्ट पार्ट में अच्छे मार्क्स ले आते हो और सेकंड पार्ट में आप फेल हो जाते हो, 39 पॉइंट भी ले आते हो, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने टाइम इसलिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि पेपर 1 पे आपको डे 1 से ही फोकस करके चलना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पेपर को, और होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए, चूज द वर्ड पेयर दैट इज ऑड अमंग द 4 गिवन। देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर सबकी करेंसी और देश दे रखे हैं, ठीक है। तो इराक की क्या है करेंसी? दिनार। यूएई की क्या है? दिरहम। यूके की क्या है? पौंड। लेकिन तुर्की की क्या है? ये आपकी डॉलर किसकी है? यूएसए की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ऑड हो जाएगा।
इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आप हिंदी मीडियम वाले हैं, दोनों ही आराम से बैठ के क्वेश्चंस करिए। और हाँ, मेरे साथ आपको सॉल्व भी करने हैं ये क्वेश्चंस। मैं सॉल्व इसलिए ही करा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चल सके कि आपको टाइम कितना लगेगा। और ये एक चीज़ और याद रखिए कि आपकी कितनी तैयारी अच्छी है कितनी नहीं है, इससे मैटर नहीं करता। आप एग्ज़ाम हॉल में कितना अच्छे से परफॉर्म करते हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नीचे दी गई आकृति के समान विकल्प की पहचान करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस एरो को ध्यान देंगे, तो आप एरो को ध्यान में देंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि नेक्स्ट इसके बाद अगर वाली आकृति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एरो को ध्यान में रखिए। ठीक है, एरो को जैसे ही ध्यान में रखेंगे आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। यहाँ पर देखिए इमेज वाले क्वेश्चंस जो है ना बहुत इजी होते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये और एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर से मतलब ऑड कौन सा है, तो ऑड अगर आप देखेंगे यहाँ तीनों में ये इसके चांद से के नीचे बिंदु बना पड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ ऊपर बना पड़ा है, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएंगी। यहाँ पर अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर पहले बिंदु यहाँ है, फिर ये रोटेट हो रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये यहाँ हो गया, फिर ये यहाँ हो गया, तो नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ये यहाँ पर। ये देखिए पहले ये यहाँ से खाली था, फिर ये यहाँ से खाली हुआ, यहाँ बिंदु आ गई, फिर ये, और फिर हमारे ये वाला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखिए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि रीजनिंग में ना अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, इसके बाद सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये तीन लाइन है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 रह गई, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 रह गई, तो नेक्स्ट क्या होगा, एक एक लाइन सब में घटती जा रही है, तो यहाँ पर हमारा ये आई जैसा बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। निम्नलिखित ग्राफ में पिछले 6 वर्ष के जनजातीय गांव जेड में डेंगू बुखार की वजह से मृत्यु दर के बारे में जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वर्ष 2014 से 2015 के दौरान गांव जेड में डेंगू के कारण मौत की संख्या क्या थी। तो यहाँ पर 14 और 15। ठीक है, तो यहाँ 14 कौन सा है, 14 ये रहा, और 15। 14 में देखोगे तो आपका कितना है 15, और 15 में देखोगे तो 10, तो इन्हें टोटल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 25। तो ये आपका आंसर आ गया 25। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ध्यान से करने हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत सी चीज़ें आपको वैसे ही खराब करवा देती हैं। अब ये आपको इस आकृति को आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये आपका फर्स्ट में ही ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ये वाली देखोगे तो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे आकृति आपकी बनी पड़ी है। ठीक है, ये वाली इसमें भी नहीं बनी, इसमें भी नहीं बनी, और इसमें तो वैसे ही नहीं बनी। हाँ देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, प्रीवियस ईयर कराने का सिर्फ यही पर्पस है कि आपको देखो अभी तक आपको क्वेश्चंस बहुत आसान से दिखे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि क्वेश्चन तो आसान होगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, और ये क्लासेस जितनी भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप तैयारी बेहतर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें।
एक लेखा संगठन में भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित योग्यता मापदंड की आवश्यकता है। तो इसमें आप मापदंड कौन कौन से हैं? न्यूनतम 60% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक, ठीक है। दूसरी, 1/7/2016 को उसकी उम्र कम से कम 24 से 40 के बीच में होनी चाहिए, 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और कम से कम 24 होनी चाहिए। फिर इसके बाद उम्मीदवारों की शिक्षा के बाद कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उन्हें चयन प्रक्रिया में 55% अंक प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। हालांकि यदि उम्मीदवार मापदंडों को पूरा नहीं करता तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या दे रखा है? पहले ऑप्शन में दे रखा है के मामले में, पहला ऑप्शन जो है हमारा, पहला ऑप्शन के अगर आपके 60% मार्क्स नहीं हैं तो क्या हो सकता है के मामले में यदि उम्मीदवार वाणिज्य में स्नातक नहीं है तो नहीं है, लेकिन उसके पास वित्त में 60% अंक के साथ स्नातक को डिग्री भी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो उसके लिए वो संपर्क कर सकता है किससे? संस्थान के वित्त प्रबंधक से संपर्क कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना लंबा है ना कि आपको पढ़ते पढ़ते ही चीज़ें ये लगने लग जाएंगी कि हम मतलब आंसर कैसे करें, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है। डैश अब थर्ड के अगर थर्ड कोई फुलफिल नहीं करता, ठीक है, थर्ड एलिजिबिलिटी कोई फुलफिल नहीं करता तो उस मामले में क्या करेगा? यदि उम्मीदवार शिक्षा के बाद कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव की पात्रता मापदंड को पूरा करता है, इतना ही नहीं वह चयन प्रक्रिया में 75% अंक अर्जित करता है, उसे प्रशिक्षु अकाउंटेंट के लिए संदर्भित किया जा सकता है, ठीक है। उपरोक्त सूचना के आधार पर तय करें कि निम्नलिखित उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के लिए पात्र है और उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है अनुराग कुमार, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। देखिए, अनुराग के पास शिक्षा के बाद 6 वर्ष का अनुभव है, तो वहाँ कितना मांगा था? 2 वर्ष का, ये याद रखिए, वहाँ कितना मांगा था? 2 वर्ष का, ठीक है। जन्मदिन 19, तो ये भी एज भी कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ये भी कंप्लीट कर रहा है और एज भी उसकी कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी उसका हो गया, ठीक है। उसने चयन प्रक्रिया में 62% अंक अर्जित करे, तो चयन प्रक्रिया में कितने मार्क्स लाने थे? 55%, ठीक है। उसने स्नातक वाणिज्य से किया है और 76% अर्जित की है, तो यहाँ पर स्नातक में कितने परसेंट होने चाहिए था? 60%, ठीक है। तो ये भी आपकी प्रक्रिया, आप फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इतनी सारी चीज़ें पढ़वा दी, और बच्चे का सिलेक्शन होना ही होना है क्योंकि उसने सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल पहले ही कर रहा था, लेकिन फिर भी फालतू में ये सारी चीज़ें। तो आप ये याद रखिए, एग्ज़ाम हॉल में आपको ये ऐसी चीज़ें 1-2 क्वेश्चन अगर मिल गए तो आपका कब ये 10 से 15-20 मिनट भी ले जाएंगे ना, कब पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9 है। आप एक निवेश परीक्षा लिख रहे हैं। यदि आपको लगता है कि प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना बहुत ही मुश्किल है, तो आप इसका तार्किक कदम क्या होना चाहिए? मतलब यहाँ पर एक मतलब आप किसी सिचुएशन में अगर पढ़े हुए हो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तो उसमें आपकी नैतिक दुविधा वाले कह सकते हैं, उसमें नैतिक दुविधा वाले आप उस सिचुएशन में किस तरीके से क्वेश्चन करोगे? तो निरीक्षक और आयोजक को बताए गए कि प्रश्न निश्चित रूप से पाठ्यक्रम से बाहर है, तो आप ऐसा तो आंसर दे ही नहीं सकते, पहली चीज़, ठीक है। आंदोलन करेंगे, ये भी गलत है। परीक्षा कक्ष में अपने सहप्रतियोगियों से कुछ जानने का प्रयास करेंगे, तो ये भी गलत है क्योंकि चीटिंग है, ठीक है। प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करेंगे और जितना आपसे हो सकता है उतना प्रश्न शांति से अपने आराम से बैठकर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसे हम अगर इस पेज को देखिए,
आप इस पेज को अगर पलटेंगे, ठीक है, तो आपका जो ये आकृति है वो किस तरीके की हो जाएगी, कैसी हो जाएगी। तो आप अगर ये वाला अगर ध्यान देंगे तो देखिए ये सीधा है, ठीक है, तो जब ये इसे हम पलटेंगे तो ये हमेशा उल्टा होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो अगर हम इसे पलटेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो ऊपर आएगा, ये वाला नीचे आएगा। जैसे कि ये इमेज जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है, ये याद रखिए। फिर इसके बाद सर्कल तो सर्कल ही रहेगा। तो जब हमें पता चल गया कि हमारी इमेज ऐसी डाउन वाली बनेगी तो यहाँ पर आप ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा सही। कैसे, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया, क्योंकि अगर हम इसे पलटेंगे तो ये वाला ये तो ऐसा तो बनेगा ही नहीं, पहली चीज़, ठीक है। यहाँ पर बिंदु ही हटा दिए, ठीक है, यहाँ पर भी बिंदु हटा दिए, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो आपका ये आंसर आपका आ जाएगा। और वीडियो कैसी लग रही है, लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मतलब बहुत चीज़ें मैं करने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन बस चीज़ें हो जाएं बस अल्लाह। और इंशाल्लाह आप लोगों को में से जितने भी पढ़ रहे हो सबका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो एक पेड़ में क्या होना ज़रूरी है, अ ट्री मस्ट हैव। देखिए वैसे तो आप देखेंगे फ्रूट्स, फ्लावर्स, ठीक है, हंस, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना जड़ों के पेड़ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, जड़, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन स्पीक गुजराती एज वेल एज मराठी बट नॉट हिंदी। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो गुजराती वाला सेक्शन ये है, मराठी वाला ये है और हिंदी वाला ये है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है गुजराती और मराठी, तो गुजराती का सर्कल ये हो गया और मराठी का ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दोनों ही बोल सकते हैं। तो दोनों कौन बोल सकते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों, लेकिन हिंदी नहीं, ठीक है। तो हिंदी को हम यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 51, ठीक है, जो कि दोनों, जैसे हिंदी ये रहा, ओ सॉरी गुजराती ये रहा, मराठी ये रहा, ठीक है, और हिंदी 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 हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। तो हिंदी हमें अगर नहीं लेना तो हम ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, जिसमें जिन जिन चीज़ों में हिंदी आ रही होगी वो सब हटा देंगे, ठीक है। तो जब हम ये भी हट गया हमारा, ठीक है, ये भी हट गया, तो हमारे दो कौन से बच गए, ये और ये, ठीक है। लेकिन हमें दोनों लैंग्वेज वाला पूछा गया है तो ये भी हमारा यहाँ से हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो बचा क्या हमारा 51, ठीक है। देखिए मैं इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि उस जब एग्ज़ाम हॉल में आप करेंगे ना, बाकी मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराने की कोशिश करूँगी कि रीजनिंग के और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी एटलीस्ट हिंदी और आपका रीजनिंग वाला सेक्शन में करवा दूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो हम ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका रीजनिंग है और जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है, बाकी सब्जेक्ट की तो मैं तैयारी कराऊँगी आपको। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, 51। इसके बाद याद रखिए विद्या राजेश की बहन है, ठीक है। अब देखिए विद्या राजेश की बहन है तो सेम बहन है तो सेम जनरेशन हो गया यहाँ पर, ये याद रखिए। कभी भी रीजनिंग सॉल्व करेंगे तो हमेशा पेन पेपर यूज़ करेंगे, तो सेम जनरेशन के लिए एक प्लस हो गया क्योंकि एक फीमेल है और एक माइनस, ठीक है, सॉरी प्लस मेल के लिए और माइनस फीमेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर विद्या क्या है, राजेश की बहन है, ठीक है। राजेश के पिता की माँ, अब यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर ये जो किया वाला शब्द आ रहा है ना, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए राजेश के पिता यानी कि राजेश का पिता क्या हो गया, इसका फादर, ठीक है, और उसकी माँ यानी कि पिता की माँ कौन हो गई, हमारी दादी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस तरह संबंधित है, तो किस तरह संबंधित है विद्या से, तो विद्या जब इसके पिता की माँ इसकी दादी लगी तो इसकी भी दादी लगी, क्योंकि बहन भाई है ना दोनों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दादी, ठीक है। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। यहाँ पर आपको एल क्या दे रखा है, एल आपका है प्लस, ठीक है, एम आपका है माइनस, एन आपका है इनटू और पी आपका है डिवाइड, ठीक है, ये प्लस बन गया, ठीक है, डिवाइड समझ जाइएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 6 इंटू 3 प्लस, ठीक है, 48 ओ सॉरी ये आपका डिवाइड, फिर आपका 6 आ गया, फिर आपका माइनस आ गया, फिर आपका आ गया 10, ठीक है। अगर हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 18, तो ये 18 और 8 ये कितना हो गया हमारा 26, ठीक है। 26 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16, ठीक है, ये आंसर आपका आ गया 16। होप सो आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, कोई बच्चा नया है तो बिल्कुल भी पैनिक मत होना। मैं आपको कॉन्सेप्ट में ट्रिक्स के अकॉर्डिंग किस भी तरीके से आपको एटलीस्ट एग्ज़ाम हॉल में जाने तक इतना तो कर दूंगी कि आप एग्ज़ाम इजीली दे पाएँ, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मेन बात है कि वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। खेल के प्रतियोगिता में 6 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चे को हर दूसरे बच्चे के साथ खेलना चाहिए, ठीक है। तो खेलना चाहिए तो कुल कितने गेम होंगे, तो अगर आप सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या आएगा 15, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपके 16 की, तो देखिए मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अर्जुन बालू से 4 साल बड़ा है। तो देखिए अर्जुन जो है वो यहाँ लिख लेंगे, अर्जुन किससे बड़ा है, बालू से, ठीक है। तो बालू क्या हुआ, छोटा हो गया, तो बी आपका नीचे आ गया। और चंदू से 4 साल छोटा है, तो चंदू, अर्जुन क्या है, चंदू से, यहाँ चंदू के अर्जुन के ही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ये देखिए अर्जुन बालू से 4 साल बड़ा है, तो यहाँ आपने बिंदु लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ 4 साल हो गया। और 4 साल छोटा है किससे, चंदू से, तो ऊपर क्या आ गया हमारा सी, ये भी हो गया 4, ठीक है। जबकि बालू और दिनेश जुड़वा है, बालू जो है वो दिनेश का जुड़वा है, ठीक है, तो इसमें जुड़वा है। चंदू दिनेश से कितने साल बड़ा है, तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 4, यहाँ 4, ठीक है। अगर बालू की बात करेंगे तो बालू भी आपका 8 साल बड़ा हो गया, और बालू का जुड़वा कौन है, ये आपका है दिनेश, दिनेश भी कितना साल बड़ा हो गया और छोटा हो गया आप इससे, तो ये आपका हो गया 8 साल, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना आप लोगों को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर जो ऑड है या फिर पेयर जो अलग है, डिफरेंट है, उसे निकालना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई क्या, आंखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। टंग से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। जीभ से और नाक से क्या करते हैं, सूंघते हैं। लेकिन ईयर से हम सुनते हैं, ठीक है, बाधिर नहीं है ये, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और फाइंड द ऑड पेयर ऑफ नंबर्स दैट शेयर डिफरेंट रिलेशनशिप एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। तो इसमें आपका ये वाला आंसर हो जाएगा सी, यानी कि थर्ड वाला आंसर है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पर, हाँ देखिए जो ये क्वेश्चन है आपका, और एक और चीज़ बताना, कोई भी अगर आपको लग रहा है ना कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि वीडियो में क्वालिटी का कोई फ़र्क आ रहा है, या फिर छोटा फॉन्ट है, या फिर कुछ भी आपको कोई इशू आ रहा है, तो मुझे बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि ये सारा क्वेश्चन पेपर मैं टाइप करके आपको सॉल्व करवाऊँ, देखिए मैं कराने को तो करा दूंगी, लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम थोड़ा कंज्यूम ज़्यादा होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर से ही करवा रही हूँ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, और कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों को हो रही हो तो वो मुझे ज़रूर बताते रहिएगा।
तो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को ही देखेंगे तो यहाँ 3 के बाद 6, ठीक है, तो 3 का डबल कितना हुआ 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, ठीक है, तो 24 का डबल क्या हो गया 48। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। उस संख्या की पहचान कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में की जगह आएगी, ठीक है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन था इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, ये वाला आपका MNOP, ठीक है, तो आप अगर ध्यान देंगे तो इसके बाद M सीक्वेंस सेम चल रहा है यहाँ, MNOP, P के बाद क्या आता है Q, तो हमें ये पता चल गया Q आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ कहीं Q का ऑप्शन दिख रहा है तो पहली बात तो हम इसे ही क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए कि कई बार तो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं लेकिन कई बार आपको ऑप्शंस नहीं मिल पाते, तो हम दूसरे का देखेंगे, ठीक है, सेकंड पेयर का देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ये वाला Y में W में देखेंगे तो 1 माइनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोसेस, यहाँ भी। तो अगर आप Y देखिए UVW, ठीक है, XY, तो यहाँ क्या आ गया आपका, यहाँ भी Q हो गया, ठीक है, तो यहाँ भी Q हो गया। तो ये आपका आंसर पहले ही, दोनों ही सीरीज को देखना है, ये याद रखिए। कभी ऐसा ना हो कि अगर एक ही ऑप्शन है तो आप टिक करके आगे चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में 2-3 कंफ्यूजन हो रही है तो देखिए नेगेटिव मार्किंग है, शांति से दिमाग लगाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए रीजनिंग वाला तो हमारा हो गया सेक्शन खत्म, ठीक है। इसके बाद हम अपना कौन सा सेक्शन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम अपना करेंगे जीके वाला सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ हम अब बात करेंगे हमारे जीके वाले सेक्शन के बारे में, यानी कि कह लीजिए जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चंस हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस जो हैं ये हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग अलग प्रांतों के रूप में कौन से वर्ष में अलग हुए थे। तो ये कौन से वर्ष में हुए थे, तो 1912 में हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका एरा विच चैत्रा एज इट्स फर्स्ट मंथ वॉज adopted in the year डैश फॉर सर्टेन ऑफिशियल पर्पस। तो ये कौन से सन में ऑफिशियली पर्पस से यूज़ किया गया था, तो वो आपका था 1957 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है ना आपको जीके वाले हमेशा देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पर कार्यकाल के अकॉर्डिंग, ठीक है, संबंधित कार्यकाल यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको है ना ये बता रही हूँ टाइम पीरियड सबका, कौन कब बना। देखिए अगर आप वीपी सिंह की बात करेंगे तो इनका पहली बात तो पूरा नाम जान लीजिए, इनका नाम जो है विश्व प्रताप सिंह नाम है, ठीक है, क्या नाम है, विश्व प्रताप। अब इनका जो सिलेक्शन हुआ था वो आपका कब हुआ था, ये बने थे आप, इनका जो टाइम पीरियड था 343 डेज का था, ठीक है, ये 4 नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कब हुए थे, ये आपके सिलेक्ट हुए थे 2 दिसंबर 989 को, ठीक है। और इनका कार्यकाल खत्म कब हुआ था, 10 नवंबर 1990 को, ठीक है। ये हमारा पहला है वीपी गिरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आपका HD देव है ये, ठीक है, देव है देव गौड़ा। तो इनका जो कार्यकाल था ये बने थे आपके 196 में, ठीक है। कब बने थे, 1 जून
1 जून 1996 में बने थे और इनका कार्यकाल खत्म कब हुआ था? 2 अप्रैल 1997 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें E.K. गुजराल की, यानी कि इंदर कुमार गुजराल। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार आपको शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं और हमें समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये कौन है? इंदर कुमार गुजराल। इनका जो कार्यकाल था 332 दिन का था। ठीक है, 332 दिन का, 332 दिन का। और इनका जो टाइम पीरियड था वो 21 अप्रैल से, ठीक है, 21 अप्रैल 1997 को स्टार्ट हुआ और कब तक रहा? 19 मार्च 1998 को। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कौन सा रह गया? चरण सिंह। चरण सिंह की अगर बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 170 दिनों। देखिए, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 170 दिन का था। और इनका जो टाइम शुरू हुआ था वो 28 जुलाई, ठीक है, 1979। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके कौन सा रह गया? चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर की अगर बात करें तो इनका जो टेन्योर था, या फिर कह लीजिए इनका जो कार्यकाल था वो 223 दिन का था। इनका जो टाइम पीरियड था ये बने थे 10 नवंबर, ठीक है, 1999 में। ओह सॉरी, 90 में, सॉरी ये 90 है। ठीक है, और इनका कार्यकाल 1991 तक रहा, 21 जून तक 1991 तक रहा। अब आप देखिए, अब मैंने आपको बता दिए सारे कार्यकाल। ठीक है, होप सो आप लोग पेंसिल वगैरह लेके बैठे हुए होंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगी तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने वो कौन से बने हमारे? 79 किनका था? चंद्रशेखर सिंह का। तो पहले हमारे कौन से हो जाएंगे? चंद्रशेखर सिंह। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या था? 979। इसके बाद अगर हम बात करें 89 कार्यकाल किसका था? मैंने अभी आपको कार्यकाल बताया ना, तो बताइए 89 किसका था? तो 89 आपका था वीपी सिंह का। ठीक है, तो हमारा नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पे क्या है? चंद्रशेखर आजाद। इनका क्या कार्यकाल था? इनका था हमारा 990। ठीक है, इसके बाद जो हमारे थे E.K. गुजराल, सॉरी, फिर इसके बाद अगर ध्यान दोगे तो 2 नंबर पे कौन है? गौड़ा। तो ये इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल 97 से शुरू हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करें, और सॉरी 6 था। ठीक है, 6 था, 97 तो इंदर कुमार गुजराल का था। ठीक है, ये गौड़ा का है। तो उसके बाद अगर बात करें हम नेक्स्ट, तो ये हमारा जो लास्ट कौन सा रहेगा? E.K. गुजराल। तो E.K. गुजराल का क्या था? 97 था। ठीक है, 97, ये याद रखिएगा। होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और कोई भी चीज़ आपको लगती है ना डिफ़िकल्टी, या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, तो आप इजीली मुझसे बता सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपके लिए चीज़ें कर रही हूँ और आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। एट द एंड मुझे बस ये चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये तो हिंदी में आ गया। फिर 2018 अगस्त के अंत में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री कौन थे? तो ये पीयूष गोयल थे, सबको पता ही होगा। भारतीय संसद में डैश शामिल नहीं होते। तो देखिए, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है, कौन शामिल नहीं होता? तो ये कौन नहीं शामिल होता? मंत्रिमंडल शामिल नहीं होता। ठीक है, मंत्रिमंडल शामिल नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, लोकसभा सचिवालय डैश के अंतिम नियंत्रण में कार्य करता है। तो किसके अंतिम नियंत्रण में कार्य करता है? अध्यक्ष, जो कि है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एशियाई खेलों का डैश संस्करण इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। ये करंट अफेयर्स से था वहां का क्वेश्चन। तो ये 18वां है। उचित विकल्प में हॉकी विशेषज्ञ, देखिए ये सब जो हैं ये क्वेश्चन है ना करंट अफेयर्स के हैं, तो इन्हें हमें करने का कोई फ़ायदा है नहीं।
ठीक है, जो करंट अफेयर्स के लगेंगे ना वो मैं निकाल दूंगी। विश्व दर्शन शास्त्र दिवस नवंबर के हर डैश गुरुवार को मनाया जाता है, हर तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका जीके का क्वेश्चन है, कौन से तीसरे। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए इस तरीके के ये वाले तो क्वेश्चन मैं आपको है ना करा दूंगी, एक पूरा फॉर्मेट दूंगी मैं आप लोगों को, जिसमें कि कौन सा जनरल गवर्नर बना, ठीक है, उसने क्या कार्यकाल किए, उस समय कौन कौन सी पॉलिसीज बनी, इस तरीके को क्वेश्चन पीडीएफ या फिर क्लास में ले लूंगी, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, जीके के लिए भी, प्लस आपका जो सब्जेक्ट है, जो एसएसटी वाले सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती के रिवाज को खत्म करने के लिए कानून बनाया था? तो ये कौन है? विलियम बेंटिक। और इनके साथ कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये भी साथ थे, इन दोनों ने ही मिलके सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाए थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें माल के भौगोलिक संकेत जीआई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उस उत्पाद के गुण नहीं है जो मूल कारण है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके देखिए ये जीके का क्वेश्चन है, लेकिन सब्जेक्ट वाले इस पे ध्यान देंगे क्योंकि आपको सब्जेक्ट में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता के बाद 1960 में हस्तांतरित सिंधु जल संधि का भी एक हस्ताक्षरकर्ता था, कौन था? तो विश्व बैंक था। ठीक है, तो कौन था? विश्व बैंक। अब ये हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 1 जून डैश से प्रभावी रूप से राष्ट्रीय कंपनी निगम अधिकरण गठित किया था, तो 2016 में। ठीक है, ये एसटीटी सिक्योरिटीज डैश टैक्स का संक्षिप्त रूप है, किसका है? तो लेन देन का। किसका है ये? आपका लेन देन का। क्वेश्चन नंबर आपका ये 35 है। दूध का डैश यह सुनिश्चित करता है कि विटामिन उन उपभोक्ता तक पहुंचे जो कम मलाई वाला दूध खरीदते हैं, तो ये क्या है? किलेबंदी। निम्नलिखित में से प्लास्टिक के गलत गुणधर्म का पता लगाइए। बिजली के अच्छे संचालक, तो गलत गुणधर्म का क्या पता लगाना था, तो इसमें आंसर क्या है हमारा? बिजली के अच्छे संचालक। ठीक है, भारत के गगनयान, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर्स से है, तो इसे मैं छोड़ रही हूँ, हमारे किसी काम का नहीं है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए इन सब में हमें टाइम नहीं देना क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है ना बहुत लंबी हो जाएगी। ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जीके वाला सेक्शन ख़त्म हो गया है और होप सो आप लोगों के लिए ये जीके वाला सेक्शन अच्छा रहा होगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहते हो वो भी मुझे बताते रहना। और हाँ, यहाँ ये हमारा मैथ्स वाला सेक्शन है। देखिए टू बी फ्रैंक, मैथ्स मेरी खुद की इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं मैथ्स आपकी सॉल्व नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरी खुद भी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, मेरा सब्जेक्ट एसएसटी ही है। तो ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोग खुद कर लीजिएगा मैथ्स के क्वेश्चन। और देखिए मैथ्स के जो क्वेश्चन है ना, जितनी ज़्यादा आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। और इसकी मैं 1-2 दिन में आपको कुछ मैथ्स का बताऊंगी ज़रूर। क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड है ना बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी भी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती हैं। जबकि मैथ्स अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आप कर सकते हैं, लेकिन पता है क्या, टाइम कंज्यूमिंग होती है। ठीक है,
तो इसलिए मैं तो थोड़ा सा बचती हूँ मैथ से, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने मैथ्स को स्किप कर दिया, लेकिन देखिए अभी मैं आपको कुछ गलत पढ़ा दूँ हैं और कुछ कॉन्सेप्ट मेरे क्योंकि मैथ्स सच में मेरी खुद की अच्छी नहीं है। हर इंसान हर किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन मैथ्स मेरी उतनी ही खराब है। तो ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, देख लीजिएगा आप हैं। इसके बाद हम हिंदी और इंग्लिश और सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा अरे देखिए ये चला गया, ये हमारा इंग्लिश शुरू हो गया है, यहाँ से हमारा इंग्लिश शुरू हो गया, ठीक है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। 50 years ago we could not see limits to what we could dash into the ocean or what we could take out, ठीक है। तो इसमें अगर आप सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कुड पुट इनटू द ओशन, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए डबल डबल क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर आपको सेम मीनिंग बताना है, सिनोनियम्स बताना है जो उसका वर्ड का, ठीक है। तो इसमें डिस्टर्ब का हो गया आपका डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। कन्वर्जेंट का यहाँ पर आपको अपोजिट बताना है, ठीक है, अपोजिट। तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है जो चीज़ आपको पता हो, और इग्नोरेंट का मीनिंग होता है आपका जो चीज़ आपको पता ना हो या फिर कुछ मतलब जिस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो, ठीक है, ये वाला। सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद ये हमें पूरा सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, देखिए द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हैज़ कंप्लेन दैट द लॉ हैज़ हेल्प्ड द डेवलपमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, द लीव्स द फोर्स ऑफ द विंड टर्न द लीव्स अपसाइड डाउन। तो इसकी वॉइस चेंज करनी है हमें, ठीक है, चेंज द वॉइस। तो इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, द लीव्स वेयर टर्न अपसाइड डाउन बाय द फोर्स ऑफ द विंड, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, ये सेमी क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस, इसमें भी चेंज करनी है वॉइस। शीला रिप्लाइड द ब्लू साड़ी सूट्स यू द बेस्ट, ठीक है। अब इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो क्या होगी, शीला रिप्लाइड दैट द ब्लू साड़ी सूट्स मी द बेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर है 67 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इफ एंड कॉट फ्रेज वुड यू अप्लाई टू समवन हु सेज आई डोंट नीड एनीवन टू हेल्प मी गेट वेयर आई वांट टू गो। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, नो मैन इज ऑन आइसलैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 68। तो 68 अगर आप पढ़ेंगे, आर राइस क्रॉप सोक्ड बाय द एसिड रेन कैन बी सेव्ड इफ इट इज रेज्ड विद क्लियर वाटर, ठीक है। तो जो चावल की फसल है उसे बचाया जा सकता था अगर जो एसिड रेन है वो साफ पानी की वर्षा होती, ठीक है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स, आई कट माई फिंगर वाइल स्लाइसिंग अनियन एंड इट बिकम बैडली। तो बैडली इन्फेक्टेड, क्या आएगा यहाँ पर, बैडली इन्फेक्टेड। She has always gone dash creative hobbies like knitting and pottery। तो knitting and pottery, तो इसमें हमारा fill in the blanks है, she has always gone in for creative hobbies, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4th in 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है, देखिए जितनी चीज़ें मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ ना,
आप लोग भी खुद से सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन्हें कराने देखने का ही मतलब नहीं है। हाँ, हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन डे बाय डे जैसे ही आप चीज़ें करते जाएंगे तो मुझे बताते जाइएगा, ठीक है। बिफोर डैश मनी बैंक हैव टू एक्सेस द रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, लीडिंग, कौन सा है, लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 73 है अलार्क्रिटी। इसमें हमें इसका मीनिंग बताना है। तो इसका मीनिंग क्या है, रिस्क एंड चेयरफुल रेडीनेस। वर्ड रिटन ऑन अ टॉप, तो ये एपिटाफ, एपिटाफ, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 75। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। देखिए, कोई ऐसी चीज जो कि यूज में ना हो, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा शुरू हो गया है हिंदी, नहीं सॉरी, हिंदी नहीं है, ये पैसेज शुरू हुआ है। तो देखिए, हाँ एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि पैसेज वगैरह जो आते हैं, ये चीज़ें आपको सॉल्व करवानी है या सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स में पैसेज वगैरह को मैं छोड़ दिया करूं, क्योंकि पैसेज वगैरह थोड़ा टाइम कंज्यूम करते हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँगी, ठीक है। अगर पैसेज करवाने होंगे तो पैसेज करवा देंगे, अगर आप चाहते हो कि पैसेज नहीं हो, ठीक है। वैसे तो मेरी मानिएगा तो पैसेज की हम एक दो, जब एग्ज़ाम आपका आने वाला होगा स्टार्टिंग में ही मैं आपको खूब सारे पैसेज दे दूंगी, आप घर पे बैठ के आराम से कीजिएगा, क्योंकि पैसेज में थोड़ा माइंड शांत चाहिए, ठीक है। और कई बार आपको स्क्रीन पे प्रॉपर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पैसेज के क्वेश्चंस हैं सारे। ये हमारा सेकंड पैसेज है, 2 पैसेज आए हैं, ठीक है। तो ये आपका जनरल हिंदी वाला पार्ट शुरू हो गया है, तो इसमें भी मैं पैसेज नहीं कराऊंगी आपको, ज्ञानांश अवतारवाद। लेकिन हाँ, जो लगेगा ना मुझे कि अगर आपका ग्रामर से व्याकरण से संबंधित है, तो वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। हाँ देखिए, ये आ गया ना व्याकरण वाला। तत्सम, तत्सम शब्द बताना। देखिए, तत्सम एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। ये इसी से ही मैं भी याद करके बैठी हुई हूँ, ठीक है। तत्सम, तत्सम का मतलब होता है सम, याद रखिए, सम से हम याद रख रहे हैं ना, सेम टू सेम, तो सम याद रखिएगा हमेशा लास्ट में। सम का मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं जो एज इट इज ले लिए गए हैं, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे तत्सम। क्या कहेंगे, तत्सम। इसके बाद तद्भव की बात करें तो जो हमारे ऑपोजिट होंगे, देखिए सम याद रखिए तो तद्भव भी याद आ जाएंगे, कि जो मतलब जो सेम टू सेम नहीं लिए गए, जिनमें वक्त के साथ बदलाव हुआ है, ठीक है। तो कौन सा शब्द है यहाँ पर, मैं शब्द ही बताना भूल गई आप लोगों को, तो सत्व, ठीक है। तो ये वाला शब्द, और एक और बात, एक ट्रिक और बता रही हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा ना, और आपके पास पता भी नहीं है, तो अगर कोई शब्द आपको आधा शब्द दिखाई देना, तो 80 से 90% चांसेस यही होते हैं कि वो जो शब्द है वो आपका तत्सम होगा, ठीक है। अब बात करें तद्भव। तद्भव जो वक्त के साथ बदल गए, जैसे कि अगर आप चारों शब्दों को देखेंगे, वाष्प, भक्त, विभूति, ये सारे क्या हैं, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं। लेकिन भाई, क्या ये संस्कृत का शब्द है, नहीं। क्या ये एज इट इज है जैसा संस्कृत में है, तो नहीं, ये क्या है, चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट हो जाता है 88। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है,
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? गंगा। क्या है? गंगा। कभी कभी पेन चलना ही बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, ये सेम था। निजवाचक सर्वनाम है डैश, कौन सा है? ये आपका आप है। कौन सा है? आप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है? तो कौन सा शब्द अव्यय है? इधर देखिए, इन हिंदी की जितनी भी ट्रिक्स है ना, मैं ट्रिक्स के माध्यम से आपको सारी चीज़ें करा दूंगी, ठीक है, ताकि आप है ना इस पे देखिए, कॉन्सेप्ट पे अलग बात है, लेकिन ये जो पार्ट है ना, कुछ जो ट्रिक्स है वो आप ध्यान रखिएगा। उससे क्या होगा कि लास्ट मोमेंट में ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और बाकी कॉन्सेप्ट तो मैं आपके हिंदी और रीजनिंग के क्लियर करा दूंगी, और सब्जेक्ट की तो मैं करा ही दूंगी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय है? तो ये भी सेम क्वेश्चन था। तेजोपुंज का संधि विच्छेद कीजिए। तेजोपुंज का जो संधि विच्छेद करेंगे तो आप तेजो जमा पुंज, ये आपका हो जाएगा संधि विच्छेद इसका, ठीक है। कभी भी कोई भी अगर विच्छेद करना हो ना, तो उस शब्द को मन में तोड़ लेना, ठीक है। अगर मीनिंगफुल बन रहा हो तो ठीक है। बीचों बीच में समास है, कौन सा है? अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। बीच निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा है? आलस्य। देखिए, जब आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कुछ समझना है ना, देखिए ये सारी चीज़ें ना मैं अपने टाइम पे यूज़ करती थी, तो ये इसी वजह से बता रही हूँ आपको। तो क्योंकि आप हर कॉन्सेप्ट याद नहीं रख सकते ना एग्जाम हॉल में, तो जो शब्द आप सेंटेंस बना के देखिएगा, ठीक है। आलस्य आता है, आ रही नहीं होता, आता है, तो ये हमारा पुल्लिंग हो गया, ठीक है, ये याद रखिए। जैसे अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं, आदत हो गई है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। आग, ठीक है। आए आती है, या फिर कोई भी सेंटेंस ऐसा बनाए। देखिए सेंटेंस आपको ये, लेकिन ये ऐसी बात है कि ये ट्रिक है ना, कई बार फेल भी हो जाती है, तो आपको कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपका बन रहा है तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे जरूर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये सेम क्वेश्चन आ गया है। अभिमान में उपसर्ग, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ। उपसर्ग का मतलब होता है जब हम बात करते हैं आगे वाले की, तो अभिमान में क्या हो गया? अभी उपसर्ग हो गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर अभिमान में अगर हम प्रत्यय की बात करते तो प्रत्यय क्या होता? सॉरी, अभिमान कह रही हूँ, अभियान है, सॉरी। देखो पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसे भी मिस हैपनिंग हो जाती है कि आप शब्द आपको सही दिख रहा है लेकिन आप पढ़ गलत रहे हो, ठीक है। तो अभिमान है ये, अभियान है, तो अभी क्या हो गया? इसका उपसर्ग हो गया, और यान क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ससुराल में प्रत्यय, अभी जैसे मैंने आपको ये चीज बता दी थी ना कि कौन सा क्वेश्चन है, ये बता दिया ना, प्रत्यय क्या होता है? पीछे वाला, ठीक है। तो ससुराल, राल तो होगा ही नहीं, ठीक है, वाल भी नहीं होगा, वाल का साउंड नहीं है, सा भी नहीं होगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आल आपका हो जाएगा, ससुर जमा आल, ठीक है। संधि विच्छेद करके देख लीजिएगा, तब आपको सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। तालाब का पर्यायवाची पद्माकर, ठीक है, थोड़ा पर्यायवाची ये सब चीजें देख लीजिएगा। स्वावलंबी का विलोम शब्द है परावलंबी, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपका हर जगह देखने को मिलते हैं, जो सबको समान भाव से देखता हो, ठीक है। तो समदर्शी क्या है? समदर्शी। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए जो बिल्कुल परफेक्ट लिखा हो।
क्या हम राजनीति ऐसे लिखते हैं? बताइए मुझे, राजनीति ऐसे लिखते हैं? नहीं। ऐसे लिखते हैं? नहीं। यहाँ पर ई की बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं? नहीं। यहाँ पर इसमें गलती कर दी, तो राजनीतिक ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा 100 क्वेश्चन, मेरे तुम्हारे घर, सॉरी, मेरे को तुम्हारा घर पसंद है, ठीक है। तो मेरे को, पहली बात तो अगर हम हिंदी देखेंगे, कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं आज मतलब घर वर में, ठीक है, लेकिन ये हिंदी में अगर देखेंगे तो हिंदी में ये चीज़ गलत है। मेरे को नहीं होता, यहाँ आएगा मुझे तुम्हारा घर पसंद है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ एरर किस में था, तो मेरे को में, ठीक है। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं आपको टीजीटी एसएसटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कराऊंगी, और होप सो अभी ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। मैंने कोशिश बहुत की है कि आपके लिए बहुत अच्छी ऑथेंटिक चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन हाँ, मुझे अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि कमी आपको लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और रही बात और चीज़ों की, तो कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मुझे टाइम, ठीक है, लास्ट में आप लोग कमेंट करना कि टाइम क्या रखना है क्लास का, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग फिर चीज़ें करेंगे, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा क्या बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, और जो भी काम रह गया है वो भी मैं कर दूंगी, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो या कह लीजिए ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, और बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि मैं आपको करवाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि डे 1 से तैयारी करते रहें। इंशाल्लाह मैं डेली आप लोगों के लिए क्लासेस जनरल पेपर की और सब्जेक्ट की भी, ठीक है, एसएसटी वाले बच्चों के लिए सब्जेक्ट की और जनरल पेपर वो तो सबके लिए ही मैं प्रोवाइड कर दूंगी, और लेटेस्ट जो भी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो सारे करवाऊंगी। और होप सो ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल रही हों, और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सके उतना इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि सीरियसली बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को करने में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।